नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे मिडिल ईस्ट के तनाव की। इस मिडिल ईस्ट के तनाव में कई तस्वीरें उजागर हुई हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पाकिस्तान, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय हैसियत पता चल गई, जिसे सुधारने की कोशिश है। मुनीर और शहबाज शरीफ चाहे जितनी ही क्यों ना कर ले, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान को अमेरिका ने फटकार लगाई तो वहीं ईरान ने इसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए। बताएंगे आखिर इस खबर की क्या है पूरी एबीसी। कहा जाता है कि भले ही दामन पे कितने दाग क्यों ना हो, उसे कितना ही साफ करने की कोशिश क्यों ना की जाए, लेकिन वो इतने आसानी से धुलते नहीं हैं। पाकिस्तान की भी ऐसी ही नाकाम भरसक कोशिशें हैं और पाकिस्तान की मुश्किलें कम होती ही नहीं है, ये कहा जाए, जो उसके तमाम दागों की तरह है। अब देखिए, ईरान और अमेरिका के इस पूरे तनाव के बीच में पाकिस्तान को बहुत अच्छा मौका था अपनी छवि को सुधारने का, लेकिन पाकिस्तान जो संदेशवाहक बना वो भी काम ढंग से नहीं कर पाया। यही वजह है कि कोई भी देश उस पर भरोसा नहीं कर पाता। अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन उन्होंने अमेरिकी टीम के साथ सीधे बातचीत से क्लियर इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी मांगों की फहरिस्त पाकिस्तान के हाथों में भेजी, थमा दी और कहा अमेरिका को ये संदेश दे देना। उधर अमेरिका के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को राष्ट्रपति ट्रंप ने रोक दिया। उन्होंने तर्क दिया कि भाई, जो मौजूदा हालात हैं, 18 घंटे तक की उड़ान पर भेजने का कोई मतलब नहीं है। सफर लंबा है, फोन पर भी बात हो सकती है, सिर्फ वहां बैठने के लिए यात्रा करना तो बिल्कुल सही नहीं। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उसकी मध्यस्थता पर ईरान ने ही सवाल खड़े कर दिए। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता हैं इब्राहिम रेजाई। उन्होंने पाकिस्तान पर सवाल करते हुए कहा कि पाकिस्तान सही मध्यस्थ दरअसल है ही नहीं, उसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। रेजाई ने आरोप लगाया कि इस्लामाबाद अमेरिका और खासकर के राष्ट्रपति ट्रंप के हितों को प्राथमिकता देता है और खुलकर उनके खिलाफ जाता भी नहीं। रेजाई ने तो यहां तक दावा किया कि पाकिस्तान ने अभी तक स्पष्ट ही नहीं किया है कि लेबनान से जुड़े मुद्दों समेत कुछ और बिंदुओं से अमेरिका पीछे हट भी गया है या नहीं। अब पाकिस्तान ने मध्यस्थता की कोशिशें तो भरसक की, लेकिन उसे अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। अब तक केवल एक बार ही दोनों पक्षों ने आमने सामने बैठकर चर्चा की। पाकिस्तान में बीती 11 और 12 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हुई थी। आज तारीख बहुत ज्यादा लंबा नहीं वक्त हुआ। अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधि मंडल के बीच में सीधी वार्ता का कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम को आगे तक बढ़ा दिया। एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता की खबरें आई, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के हाथों अमेरिका को अपनी मांगों का पुलिंदा थमा दिया है। ईरान ने अमेरिकी प्रतिनिधियों से सीधे तौर पर बातचीत से इनकार कर दिया। साफ है, पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब होती नजर नहीं आती। अब सवाल ये कि क्या शहबाज सरकार की नीतियों की वजह से ही पाकिस्तान इतना कमजोर हो गया जो इस पर किसी को भरोसा ही नहीं हो पाता। सवाल ये कि पाकिस्तान की अपनी छवि सुधारने की कोशिश उल्टी उसी पर पड़ती नजर आती है। सवाल ये भी, क्या पाकिस्तान के आर्थिक हालात उसे यूएस का विरोध करने नहीं दे रहे। सवाल ये भी, क्या मुनीर शहबाज की नीतियों की वजह से ही पाकिस्तान के हालात सुधर नहीं पा रहे हैं। करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रहा है, आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी कनेक्ट हो रही हैं। ईरानी मामलों के जानकार आगा अब्बास रिजवी जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान से खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर शेख नदीम जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत में आगा अब्बास रिजवी साहब आपसे करना चाह रही हूँ। कई बार मौके मिले, हर बार ये कहा गया कि भाई पाकिस्तान तो एक इस्लामिक मुल्क है, शायद विचार मेल खा जाए, शायद मध्यस्थता एक तरह से हो जाए, लेकिन अब ईरान की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, बायस्ड होने के बड़े आरोप लगा दिए गए हैं और कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। रिजवी साहब। बहुत शुक्रिया। कि देखें, अगर हम पास्ट को देखें, इस जंग से पहले वक्तन फवक्तन ईरान को न सिर्फ अमेरिका और इसराइल के जरिए मुश्किलातों का सामना करना पड़ा,
बल्कि इसके पड़ोसी जासूस पाकिस्तान ने वक्तन फवक्तन ईरान के अंदरूनी मामलात में भी दखालत की। वो इस तरीके से कि जैसा कि हम जानते हैं कि जैशुल जिनके पाकिस्तान में मौजूद है, और उन जैशुल अदल का मकसद सिर्फ यही है कि ईरान को अंदरूनी तौर कमजोर किया जाए। अब जो पाकिस्तान सालिसी का किरदार निभा रहा था, मैंने पहले ही एक चैनल पे ये कहा था कि मेरे ख्याल में कि जो इस वक्त ये जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं कि इसमें कोई कामयाबी नहीं है, क्योंकि सालिसी वो का किरदार वो अदा कर सकता है कि जो बिल्कुल न्यूट्रल हो, जो किसी का साथ न हो, जो बजाते खुद मजबूर न हो, यानी जो एक डिपेंडेंट हो, चाहे इकोनॉमिकली, चाहे जो उनकी लीडरशिप हो, वो किसी के मोहताज न हो। अब पाकिस्तान की बात हम करें, पाकिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिकली काफी कमजोर है, वीक है, इसलिए कि पाकिस्तान इसमें कोई सालिसी का किरदार अदा नहीं कर सकता था कि जो ईरान के मुफाद में भी हो। वहां जब अमेरिका की बात, जब नोबेल पीस प्राइज की बात हुई थी, तो उस वक्त सबसे पहले ही पाकिस्तान ने ट्रंप साहब को ये इनाम नवाजने की सिफारिश। रुकत ये है कि जहां तक कि पाकिस्तान जो हुक्मरान हैं, ये चाह रहे थे कि ये क्रेडिट हमें मिले ताकि हम ईरान को मजबूर करें कि यूरेनियम को अमेरिका के हवाले किया जाए, और यानी वो ये चाह रहे कि अमेरिका की बोली वो पाकिस्तान की जबान से अदा की जाए। लेकिन ईरान तकरीबन जिनकी तारीख सैकड़ों साल है, वो ये समझते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ईरानियों को पहले से पता था कि भाई यहाँ पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसमें अमेरिका के सपोर्ट में अपना किरदार निभाएगी, बल्कि उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। शायद ईरान ये सोच रहा था कि एक हमसाया मुल्क हमारा है, इस वजह से शायद वो सालिसी किरदार अदा करे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो कि एक पुरानी एक वो जो उनका एक वो रहा है, उनका वो जो सिस्टम रहा, उसी सिस्टम को बढ़ाते हुए कि ईरान आज मजबूर हो गया है कि उन्होंने इकरार किया है कि भाई पाकिस्तान हमारे लिए कोई बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका का एक उनका एक छू है कि ठीक है। अब ठीक है रिजवी साहब, आपने कई बड़ी बातें तो ये बता दी, खासतौर से इस्लामिक देश होने के नाते भी कुछ बहुत ज़्यादा भरोसा पाकिस्तान गेन नहीं कर पाया है। वेल, मेरे साथ अमेरिका से भी अब बलोच पत्रकार कनेक्ट हो चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अहमद वसी खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी, आपसे मैं समझना चाह रही हूँ, पाकिस्तान की भूमिका को लेकर शुरुआत से ही चर्चा, जैसे ही टॉक्स की बात हुई थी तभी से ही बड़े सवाल खड़े होने लगे थे। पहले दौर की बातचीत हो, दूसरे दौर की बातचीत होते होते रह गई, तीसरी दौर की बातचीत के लिए भूमिका बनती, खुद अब्बास अराक्ची आते हैं और वो इस काबिल भी अमेरिका को नहीं समझा कि भाई ठीक है जो भी होगा आगे देखा जाएगा। अब बड़े डबल गेम तक खेलने के आरोप लगा दिए गए हैं ईरान की तरफ से, कहा भाई पाकिस्तान डबल गेम खेलता है, इसलिए भरोसा नहीं हमें पाकिस्तान पे। क्या वजह है सर? नहीं ना, देखिए भरोसा तो पाकिस्तान पे किसी को भी नहीं है, ईरान की क्या बात करें। अब डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले टेन्योर में क्या कहा था कि अफगानिस्तान लड़ाई के अंदर इतना धोखा दिया पाकिस्तान ने, हमारे $30 बिलियन खा गया। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा था। और उसके बाद में अब आप देख लीजिएगा, बातें करते हैं पैलेस्तीन की, लेकिन इन्हीं के जो ब्रिगेडियर थे, बाद में जनरल बने और मार्शल लॉ लागू किया, जियाउल हक, उन्होंने 20,000 पैलेस्तीनियों को पाकिस्तानी सेना के हाथों कत्लेआम किया। आज बोलते हैं पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन, तो पैलेस्टाइन पे क्या भरोसा करेंगे। फिर हमास, उनको रावलकोट तक में बुला करके अपने जो गिने चुने प्यादे हैं, इनके जो टेररिस्ट पैदा किए हुए हैं, हाफिज सईद से लेकर के बाकी लोग, उनके बीच में उनकी परेड करवा रहे हैं हमास की। हमारे भाई हैं, हिंदुस्तान से लड़ेंगे।
और उधर ही अमेरिका में जाके बिरयानी खाते हैं और फिर कहते हैं जी हम तो हमास के खिलाफ फिक्र ना करें, हम सेना भेजने को तैयार हैं और हमास को बोलेंगे हथियार डाल दो, नहीं डालेंगे तो देख लेंगे। अब इधर आप आ जाइए सऊदी अरब में और ईरान के ऊपर, एक तरफ शहबाज शरीफ विजिट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनके जनरल साहब जो आसिम मुनीर, और बातचीत चल रही है, दोनों तरफ दोनों को बराबर मानते हैं। लेकिन इसी दौरान में अपने जो F-16 तैयारे हैं और एक डिवीजन उठा करके खड़ी कर देते हैं सऊदी अरब में। अब वो क्या पकौड़े तलने दे गई है वहां पे? वो डेफिनेटली इसलिए गई है कि वो सऊदी अरब को धोखा दे रहे हैं कि डरो मत, अगर ईरान ने अटैक किया तो हम आपके साथ। इधर ईरान को बोलते हैं आप तो हमारे भाई हो। 2024 में इन्होंने ही ईरान पे मिसाइलें भी मारी थी, ईरान ने इन पे मिसाइल मारी। तो ये भाईचारा देखो कितना तगड़ा है इनका, मिसाइलों से बात करते हैं भाईचारे में ये लोग। और अब ईरान के अंदर जब विद्रोह हुआ तो ईरान ने इन पे इल्जाम लगाया, इंटेलिजेंस एजेंसी ने, कि हथियार जो विद्रोहियों के पकड़े गए हैं लोगों के, तो वो पाकिस्तान ने दिए हैं। और वो भी बता भी दिया कि वो कराची से जो है वो कार्गो वाला जो इनका बंदरगाह है उसके माध्यम से वहां से ट्रांसपोर्ट किए गए बलूचिस्तान से। और लास्ट में मैं बताऊं आपको कि इसके अलावा इन लोगों ने ना सिर्फ हथियार दिए हैं ईरान के खिलाफ, बल्कि ये भी बात निकल के आई कि पिछले साल जून में जो 12 दिन का युद्ध हुआ और जब फार्दो, नतांज और इस्फान के ऊपर न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर B-2B बॉम्बर्स ने दियो गार्सिया से उड़ के अटैक किया, वो सारा स्पेस कराची से लेकर के और अब जो है ईरान में घुसने का पूरा इन्होंने दिया। अब इसको भी छोड़ो, अब इन्हीं के ऊपर आ जाते हैं। रूस के खिलाफ जब लड़ना था तो तालिबान खड़ा किया, बड़ा लाल मस्जिद के अंदर इस्लामाबाद में पूरे गाने गाए इस्लाम के नाम के। और जब अमेरिका आ गया अफगानिस्तान में और अमेरिका की ठन गई अलकायदा के साथ में, तो फिर इन लोगों ने इन्हीं तालिबानों को जो खुद पैदा किए उनको मारने शुरू किया। और यही कारण है कि तो उस टाइम के जो बैतुल्ला मसूद थे उन्होंने कबीलियों को इकट्ठा करके तहरीक तालिबान पाकिस्तान बना दी। अब आज तो ये आवाज खुशामदीद कर रहे हैं इसको अरगाची को, लेकिन वहां वजीरिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा में इनके सेना को भगा करके कभी ड्रोन से और कभी लैंड माइन से उड़ा करके इनका बुरा हाल कर दिया। PLA उधर से लगा हुआ है, बिल्कुल सर, उनको इन्होंने धोखा दिया। अब मुझे समझ में ये नहीं आता नैना कि ऐसे मैं कितनी कहानी गिनवाऊं मैं इनकी। कोई तो जगह हो जहां पे ये कह सके नहीं यहां पाकिस्तान खड़ा हुआ। ये तो अपने देश के अंदर अपनी आवाम को बेचने में लगे हुए लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट में हैं। ये अपने देश की आवाम को बेच रहे हैं, ये अपने देश के रिसोर्सेज को बेच रहे हैं, बिटकॉइन से लेकर के। और इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी, तो पोर्ट बेच दिए, सी पैक के अंदर चाइना को पूरी जमीनें बेच दे दी। और उसके अलावा ग्वादर पोर्ट चाइना को दिया, और मारा जो है अमेरिका को दे दिया, जिवानी अमेरिका को दे दिया, UAE को दे दिए थे पूरे एयरपोर्ट, उसने मना कर दिया हम नहीं लेते, आपके पैसे दो हमारे वापस। PIA बिकी हुई है, इनके हर ऑफिस के नीलामी हो रखी है, गधों की ये लोग जो है बिक्री करते हैं। तो ऐसे देश को मतलब ये कहना कि वो ईरान की और अमेरिका की बात बनवाएगा, पोस्टमैन का भी काम करेगा। मुझे लग रहा है कि दिनेश सर, जो अमेरिका को जिस तरह से सारी चीजें दी गई हैं, यही तो नतीजा है कि ईरान के इस साथ में तनाव के बीच में अमेरिका बार बार प्रेस कर रहा है। मेजर शेख नदीम से इसका जवाब ले लेती हूँ। मेजर शेख नदीम जी, ईरानी सांसद इब्राहिम रेजाई नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के स्पोक्स पर्सन है, वो खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा पड़ोसी हो सकता है लेकिन वो डबल गेम कर देता है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है लेकिन मध्यस्थता के लिए क्रेडिबल नहीं है क्योंकि वो अमेरिका के प्रति ज्यादा बायस है और वो क्या कहता है उसकी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। क्या कहेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे अपनी क्रेडिबिलिटी को और इस मध्यस्थता को? एक तो क्या कहें, एक तो आप मुझे हमेशा जो है ना यहाँ पे अकेला बुला लेती हैं और इतने सारे लोग मेरे सामने सपोर्ट की जरूरत है क्या? अब 8-10 लोगों के सामने आप अकेले बच्चे को जो है ना वो फंसा देते हैं यहाँ पे। खैर दिनेश भाई से या गणेश भाई से सबसे मैं मुकाबला कर लेता हूँ, अलहमदुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं।
हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तो बेचारे इराकची साहब हर दूसरे दिन रक्षा पकड़ के आ जाते हैं। नदीम जी, वैसे तो देखिए पाकिस्तानी भाई तो आपके साथ में अमर मस्तिकान जी भी हैं, लेकिन हाँ विचारों में मतभेद है, वो विचारों में मतभेद है। खुदा के वास्ते। अच्छा, हिमांशी जी भी आपकी इस बात पे कुछ कहना चाह रही थी। जी जी। अच्छा मुझे आप फंसा देती हैं, बात तो मेरे जवाब तो ले लेना अभी। आप जवाब मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन आपने ये बात बोली अकेले पड़ गए, जवाब ले लेती हूँ बस एक बार। जी हिमांशी जी। नहीं, हम देखिए, हम तो नहीं कहते कि अकेले पड़े, हम बिल्कुल निष्पक्ष बात करते हैं। और जहां तक बलोच भाई का भी बात है, वो बिल्कुल शुद्ध दिल से हिंदुस्तानी है। वो बहुत बार कह चुके हैं, वो भले अमेरिका में रहते हैं, बलोच है, वो बहुत बार कह चुके हैं कि वंदे मातरम। मैं उनके साथ पिछले 2 साल से डिबेट कर रही हूँ। वाह, मैं तो अकेले ही हो गया ना। चलिए ठीक है। अच्छा भाई, देखिए ना, ये आज जो बात की है, मैंने कहा ना कि अराकची साहब हर दूसरे दिन रक्षा पकड़ते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं। इतनी दफा तो वो वॉशरूम नहीं जाते जितनी दफा वो पाकिस्तान आ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे बैठे हुए हैं रिजवी साहब, तो औरों की शादी में रिजवी दीवाना, रिजवी नाम रख लेने से हर कोई ईरानी थोड़ी बन जाता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही खामखा जो है ना ईरान के बन के बैठे हुए यहाँ पे। अच्छा, हो सकता है कि अफगानिस्तान के किसी किले में बैठा हो वहां पे जाके। अच्छा, दूसरी बात ये है दिनेश भाई, अब आप देखिए दिनेश भाई, मेरी बात भी सुने ना। आपने कहा कि हम जो है ना गधे, अब बात तो सुन लेना। अब आप बोलते हैं कि जी हम लोग, मैं आप ही की बातों में गौर कर रहा हूँ, हम गधे एक्सपोर्ट करते हैं। अब गधे खत्म ही हो गए, कुछ तो हम 1947 में पीछे छोड़ आए थे, कुछ आपने बॉर्डर बंद करके रोक लिए। अच्छा, आप लोग चाइना के कुत्ते बेच रहे, वो सही है, गलगोटिया से लेके पता नहीं भलगोटिया तक चाइना के कुत्ते आप बेचें। अच्छा, नाम हमारा बदनाम करते हो। अभी भाई हमें भी चले थे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पाकिस्तान के F-16 गए, अभी तो न्यूक्लियर मिसाइल भी जाएंगे दिनेश भाई, अभी न्यूक्लियर मिसाइल भी जाएंगे। अभी बात ये कि देखिए सऊदी अरब और पाकिस्तान अब एक मुल्क बन गए हैं। वहां की भी आपको मिठाई खजूरें आपका भाई भिजवाएगा, आप टेंशन ना ले। डब्बे के डब्बे। मैंने आपसे सवाल किया था नदीम, हफ्ता पहले सवाल किया था कि क्या ईरान के साथ में अमेरिका की लड़ाई और सऊदी अरब की हुई तो क्या ईरान पे अटैक करोगे कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। ये तो ख्वाब लिए हुए, हसरत लिए हुए सर। आप याद रखना, चले जाएंगे, याद रखना बात को, भूल मत जाना। हम डिफेंस करेंगे एयर डिफेंस के साथ। दिनेश भाई, भूल मत जाना, डिफेंस एयर डिफेंस, हमने कहा है डिफेंस एयर डिफेंस करेंगे इंशाल्लाह, आप टेंशन ना ले। लेकिन कभी भी ईरान के खिलाफ आपके भाई हमारे पाकिस्तान की तरफ से पत्थर नहीं जाएगा। हाँ, जितने मिसाइल बनाए, न्यूक्लियर बम बनाए, वो सारे ईरान को भरोसा नहीं है, ईरान को तो भरोसा है नहीं, आप अपना भरोसा दिए जा रहे हो। इंडिया की तरफ मुंह करके लगाए हुए, जहां से ईरान को भरोसा है इस बात का कि आप अटैक नहीं करोगे। अरगाची इसीलिए आया था, अरगाची यही पूछने आया था, भाई हम पे अटैक तो नहीं करोगे। आपने एक पटाखा चलाया, सारे पटाखे चला देंगे। ये शबरात के लिए नहीं रखे हमने ये सब आपके लिए रखे हैं सर दिनेश। इंशाल्लाह ताला खजूर के साथ खजूर करके भिजवाएंगे आपको, हर राकेट में खजूर करके भिजवाएंगे। पहली बात तो ये कि आपके पास में सिर्फ क्या ये जो ईद पे चलाने वाले पटाखे मात्र बस वही बाकी रह गए हैं क्या? हम यहाँ पर बात करते हैं अपने मेक इन इंडिया बड़े बड़े हथियारों की, कहाँ ड्रोन की, मिसाइलों की, अब वो पाव वाले बम की तरफ ही आके सीमित रह गए। लेकिन देखिए बड़ी दिलचस्प बात हो जाती है मेजर शेख नदीम, अब आप कहेंगे कि आप अकेले घिर गए हैं, आप ऐसी ही बातें फुस्सी बम ऐसे दे देते हैं तो क्या गम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नैनाबाजी, इन लोगों के साथ मैं आराम से फाइट कर लेता हूँ जितने बैठे। अच्छा ठीक है, मैं आप ही की बात पे एक बात पे बोल देती हूँ। आपने कहा भाई खासतौर से सऊदी अरब को लेकर, भाई सऊदी अरब के पैसे लेकर आप उसे अकेला छोड़ देंगे क्या? आपने कहा डिफेंस तो करेंगे। नहीं, कभी भी नहीं। हम उनका एयर डिफेंस कर रहे हैं, हमने अपनी एयर डिफेंस बैटरीज भेज दी हैं हमारी। इंशाल्लाह ताला एक और विल बी देयर। F-16 चले गए इंशाल्लाह ताला। यू विल फाइंड कि जो हमारे ये बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज हैं, ये भी इंशाल्लाह उसकी बॉर्डर पे लगेंगे। देखिए सऊदी अरब और हमारी दोस्ती इसीलिए हुई है कि वो हमारी इक़्तिसादी इमदाद करेंगे, हम उनकी दिफाई इमदाद करेंगे। क्या आपने इन लोगों की बोलती बंद कर दी है? पता नहीं मेरी बंद की है, समझ नहीं आ रहा। नहीं, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, अच्छा ठीक है नैना भाई, सही है। तो आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह हमने जो है ना सऊदिया का डिफेंस भी करना अल्लाह ने किया। देखिए हम तो इंडिया के साथ भी दोस्ती कैसे करोगे? बातों से करोगे? सर दिनेश जो है जुमले बोलते रहते हैं, इनको कोई नई किताब दे दें जिससे ये कोई नई चीजें सीख लें। ये वही कि जी इतने वो जियाउल हक ने मार दिए, इतने 71 में इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। देखिए हम लोग ऐसे नहीं है। आप
आपकी जो जिस तरह से आप समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नेक और अच्छे नदीम, दोस्त और हो सकते हैं आपके और साथ। अगर ईरान नाराज हो गया कि आपने सऊदी अरब की तरफ से लड़ाई करी है, एयर डिफेंस लगा दी है, F-16 खड़े कर दिए हैं, वो नाराज हो गया और आपके ऊपर मिसाइल आई, फिर क्या करोगे? जो एयर डिफेंस, अरे हमारा एयर डिफेंस आपको पता ही नहीं है। आपके जो मिसाइल आते हैं एयर डिफेंस पता है 11 के 11 एयरबेस एक दिन में उड़ गए थे आपके, पता है? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। वो चीन का फुस माल है आपके पास में, चीन का फुस माल जो है ना, वो जो फुस पे आता है दिवाली में, वो वाला है। अच्छा एक तस्वीर दिखा दें, एक क्लिप दिखा दे, इसमें कोई बेस आग लगी हुई हो। अरे कमाल करते हो यार। अच्छा आप दिखा आपको नूर खान बेस के ऊपर न्यूक्लियर कमांड सेंटर की तो बिल्कुल खुल के दिखाई, खड़ा हो गया, कितनी दिखाएं बताओ, बात है कितनी दिखाएं? सर को बिल्डिंग दिखाए ना अंडर फायर। अच्छा सुनिए मेजर शेख नदीम जी, आप हमेशा से सबूतों की बात करते हैं। कितनी तस्वीरें पेश की गई, कितनी सैटेलाइट इमेजेस पेश की गई। अरे खुद आपके जो आका हैं उनकी तरफ से भी, आपके उसी अमेरिका की तरफ से कई बार ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें तमाम एयर बेसिस के, अभी भी वहां पे नूर खान एयर बेस पे तो आपने एक बार फिर से वहां पे काम शुरू कर दिया। मैं एक बार यहाँ पर अब हिमांशी जी का रिएक्शन ले रही हूँ। हिमांशी जी, जिस तरह से अभी तो ठीक है मेजर शेख नदीम जी, अब यहाँ पर उनको लगता है कि भाई एक तरफ वो पड़ जाते हैं सबकी बातों का जवाब देते हुए। मुझे एक बात जरा समझाने की कोशिश कीजिए, ईरान की तरफ से बार बार अगर भरोसा जताने की कोशिश की गई लेकिन उसे हर बार धोखा मिला या निराशा मिली, यही तो वजह है कि वो अगर अब्बास अरागची आए पाकिस्तान लेकिन फिर चले गए वो रूस, वो चले गए ओमान, वो बोले भाई मध्यस्थता पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पर पूरी दुनिया में कभी कोई भरोसा नहीं कर पाता, हर बार धोखा खाया है। क्या यही वजह है? नमस्कार, जय हिंद नैना जी। देखिए ये जो दिखा रहा है, पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप खुद मानते हैं कि ईरानी बहुत बढ़िया डिप्लोमैट्स हैं। दूसरी बात, ये जो अब इस समय जो हो रहा है वो जियोपॉलिटिक्स में ट्रस्ट डेफिसिट को दिखाता है और बातचीत के लिए ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। और ये सारे जो समीकरण हैं दक्षिण एशिया के और मध्य एशिया के, उसमें शक्ति राजनीति जिसको कि हम पावर पॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें आए हुए बदलाव को दिखाता है। देखिए जो ईरान है उसका ये निर्णय अब टैक्टिकल नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है। ईरान बहुत क्लियर है कि हम ऐसे देश को बीच में नहीं लाएंगे जो अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, यानी जिसके निर्णय स्वतंत्र नहीं है, जो खुद डिपेंडेंट है। वो इंडिपेंडेंट मीडिएशन क्या करेगा? देखिए इंटरनेशनल मीडिएशन मैंने पढ़ा है और इंटरनेशनल मीडिएशन के कुछ बहुत बेसिक रूल्स होते हैं, जिसमें पहली बात होती है कंसेंट। क्या दोनों देश आपको चाहते हैं? अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस माना जाता है। दूसरी चीज है आपकी क्रेडिबिलिटी। तीसरी बात है कि जो मीडिएटर होता है उसको ओमान या नॉर्वे की तरह हाई रिलायबिलिटी होना चाहिए, जिसपे कि बिल्कुल लो बायस हो और सबका ट्रस्ट हो। तो देखिए जब ओमान इस तरह का बातचीत करता है तब उस समय लोगों को भरोसा आता है। लेकिन पाकिस्तान पे तो आप ईरान को छोड़ दीजिए, अमेरिकन की तरफ से रिपोर्ट्स आई है कि आसिफ मुनीर के IRGC के साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध थे, उनको लेते हुए इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिकन रिपोर्ट्स कह रही हैं। तो देखिए ईरान अगर कहीं ना कहीं अगर अमेरिका के साथ में बातचीत कर रहा है, पावर की बातचीत कर रहा है, तो वो भी इस चीज को समझता है कि भाई ना अमेरिका को भरोसा है ना ईरान को भरोसा है। दूसरा देखिए जो ईरान की हिस्ट्री रही है, ईरान हमेशा अपनी शर्तों पे नेगोशिएट करता है, ईरान डज नॉट बाउ डाउन। तो उसमें जब अगर आप देखें तो क्योंकि क्रेडिबिलिटी कहां लूज कर रहा है पाकिस्तान, कि उसकी जो हिस्ट्री रही है वो अलाइनमेंट की है हमेशा से अमेरिका के साथ में। न सिर्फ ये जहाज खरीदते हथियार खरीदते, बल्कि फाइनेंशियल एड, मिलिट्री डिपेंडेंसी और स्ट्रैटेजिक कंप्लायंस भी अगर आप देखें तो वो हमेशा पाकिस्तान का अमेरिका के साथ रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कोई भी चुने हुए लोग नहीं बनाते हैं। वो कौन बना रहा है? जो मिलिट्री ड्रिवन लोग हैं। अगर इनके फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब जाके बात करेंगे तो वो फॉरेन पॉलिसी कैसे मान ली जाएगी? क्योंकि जो चुने हुए डिप्लोमैट्स हैं उनको तो बातचीत करने का मौका नहीं मिल रहा है। और दूसरा देखिए एक और चीज है, पाकिस्तान का जो स्ट्रैटेजिक आप अलाइनमेंट देखें, उसके बाद इनकी जो ईरान से बॉर्डर लगता है, 900 किलोमीटर का इनका बॉर्डर है, वहां पे आए दिन इनकी झड़प होती रहती है। तो अब इन्होंने जो सऊदी में भी अपने जो सैनिक भेजे हैं, सऊदी ने साफ कह दिया था कि हमें शिया सैनिक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सऊदी सैनिक चाहिए। तो वहां पर भी एक टिफ क्रिएट होती है। और देखिए
अगर ईरान की बात समझे तो ईरान बहुत क्लियर है कि वो एक रेजिस्टेंस एक्सिस है। वो अमेरिका को हेजेमनी की एक जो पावर जो मानता है, उसमें जितने भी लोग उसके करीब हैं उनको वो ट्रस्ट नहीं करता। यही चीज हमने हॉर्मुज में भी देखी थी कि जो जहाज अमेरिका के आसपास वाले थे या अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाले थे, ईरान सिर्फ उनको नहीं आने जाने दे रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा था कि जो उनके करीबी हैं। तो जब तक किसी ऐसे न्यूट्रल मीडिएटर पे बात नहीं बनेगी, के झंडे लगे हुए वाले जो जहाज हैं वो भी अपनी तरफ ऐसा गिफ्ट मान लेता है, और यही वजह तो है कि बड़ा ऐसा लग रहा है ईरान को कि भाई ये तो धोखेबाजी दगेबाजी है। भले यहाँ पर मेजर शेख नदीम को हंसी आ रही हो, लेकिन ये हकीकत है या नहीं है हिमांशी जी? देखिए, इन सब चीजों के ना ग्लोबल इंप्लीकेशंस होते हैं। ईरान अपनी तरफ से अपनी जनता को भी मैसेज देना चाहता है कि वी आर नॉट बाउइंग डाउन टू एनीबडी, चाहे वो यूएस हो या उनके नेगोशिएटर हो, और हम स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं। ये इंटरनल पॉलिटिकल मैसेजिंग है, क्योंकि जिस दौर से ईरान इस समय गुजर रहा है उसमें जब हमने कुछ इंटरनल क्राइसिस भी देखा था, वो दबा लिया गया है। अब पूरी आवाम वहां के लोगों के साथ खड़ी है, और ये भी बहुत क्लियर बात है कि आईआरजीसी के सुप्रीम कमांडर जो हैं, जो मोज्तबा खमेनी साहब से जो निर्णय लेते हैं, वही अब पॉलिटिकल लीडरशिप में भी पास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब सारी चीजें मिलिट्रीली जब हो रही हैं तो उसमें डिप्लोमेसी भी बहुत अच्छे से ईरान खेल रहा है। तो देखिए, जब हम एक बहुत सी चीज, एक बॉटम लाइन जो है, मैं नदीम भाई के लिए कहूंगी कि पाकिस्तान की जो न्यूट्रलिटी है उस पे ग्लोबल अविश्वास आ गया है। तो जब तक वो विश्वास पक्का नहीं होगा, मुझे लगता है, देखिए अरागची साहब ने जो एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक खेला, वो पाकिस्तान में आए, फिर ओमान गए, फिर रशिया गए, फिर वापस आए, और उन्होंने अपनी शर्तों को बहुत क्लियर कर दिया कि भाई हम जब तक आप हॉर्मुज नहीं खेलेंगे, हम आपके साथ छोड़ेंगे, तब तक हम नहीं आएंगे। दूसरा, एनरिच्ड यूरेनियम पे बात नहीं होगी। तो ईरान इज वेरी क्लियर, और अब वो मुझे लगता है कि ये जो 15 दिन से इन्होंने रावलपिंडी में कर्फ्यू लगाया हुआ है, इस्लामाबाद में जो कर्फ्यू लगाया हुआ है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, वो इनको अब खोल देना चाहिए, क्योंकि अब ईरान तो नहीं आ रहा है, ईरान ओमान या नॉर्वे कहीं जाएगा, इनके पास तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो अपनी जनता को कम से कम राहत दे दीजिए। ठीक है, जनता को राहत मिल रही होती तो आखिर बात कहां से कहां होती, और मुझे लग रहा है कि अमर मस्तिकान जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे पाकिस्तान की जनता को कितनी राहत है या नहीं। अमर मस्तिकान जी, बॉर्डर में पहले से ही बड़े तनाव हैं। देखिए, एक तरफ अब तो खुद ये बात भी स्पष्ट अब तो तालिबान की तरफ से भी कह दी गई कि जिस रूप में वो भारत से नहीं लड़ पाया, यही वजह है कि अफगानियों पर हमले करता रहता है आए दिन। अब बलूचिस्तानियों का क्या हाल है पाकिस्तान के अंदर, वो भी हम सभी जानते हैं। और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात ये, अमर मस्तिकान जी और मेजर शेख नदीम, आप भी सुनिएगा, एक तरफ भरोसा जीतने की बात ईरान के साथ में करते हैं, वहां पर पीस टॉक की बात होती है, लेकिन बॉर्डर एरिया में अटैक करवा देते हैं, बॉर्डर से अंदर ईरान में दाखिल करवा रहे होते हैं आतंकियों को। ये कैसे भरोसा पाएंगे? जी नमस्कार, आपका शुक्रिया। देखें नैना जी, आपने मुझे आज पाकिस्तान का कहा, प्लीज आइंदा ना कहें। अरे मैं तो बलूचिस्तान का जिक्र कर रही थी। जी शुक्रिया। शुरू में आपने कहा ना नदीम अकेले नहीं है, मैं भी उनके साथ। हाँ। तो मैं ऐसे मुल्क जिसको कि अंग्रेज ने बनाया, इतने जबरदस्त हिंदुस्तान का बंटवारा करके, अंग्रेज के एजेंट, इनके बानी आधा 2 घंटे के लिए भी जेल नहीं गए। मुझे थोड़ा सा ये जवाब दें, थोड़ा ये सोच के बताएं, ऐसा मुल्क आप बना रहे हैं और उसके जो फाउंडर्स हैं, जो उसके वो 2 घंटे के लिए भी जेल नहीं गए। ये कौन सा बकवास मुल्क बना रहे हैं आप? आप अंग्रेज के एजेंट हैं। आपने एक बहुत जबरदस्त जो भारत है उसका बंटवारा अंग्रेज के कहने पे कराया। अगर ये बंटवारा नहीं होता तो देखे ये खुद भी शांति में होते और आज भारत जो है नंबर 1 पे होता दुनिया में। आज बहुत सारे मामलों पे चौथे नंबर पर है, इन्हीं के कम नजरी से। यही सेपरेटिस्ट हैं, ये हमें कहते हैं ना सेपरेटिस्ट। और मेरी तो दिल की तमन्ना है कि आज से 100 साल बाद अगर कोई बच्चा बलूचिस्तान जिंदाबाद कहे तो वहां वो वंदे मातरम भी कहे। मेरी तो दिल की तमन्ना है। देखें, ये लोग जो है ये कम नजर हैं। ये जो है अंग्रेज के कहने पे इन्होंने ये सारा गट्टिया काम किया, आज भी ये अमेरिका के कहने पे नाच रहे हैं। इन्होंने इनका तो मिसाल वो शादी खाना जैसा है, वो शादी हॉल जिसमें ना इलेक्ट्रिसिटी है ना पानी है, तो बाराती भी नहीं आएंगे ना दुल्हन वाले आएंगे। कैसे होगा ये मामला? देख, हम तो
डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा, कल के दिन कहा कि भाई जो भी बात करनी होगी हम फोन पे करेंगे। नैना जी झूठ नहीं कह रहा हूं, आप 3 दिन से मेरी ट्वीट देख ले, मैं उनको भी टैग कर रहा था कि भाई आपको क्या जरूरत है इस्लामाबाद जाने में, वहां पे आपको पंजाबी मच्छर काटेंगे, आप मेहरबानी करके ये चीज जूम पे कर ले, ये चीज जूम पे कर ले। लगता है उन्होंने हमारी बात मान ली, उन्होंने कहा हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। और इनके जो है मुझे बहुत खुशी हुई, इनके जो आसिम मुनीर जो है उसको तो लगता है नींद नहीं आ रही होगी कि भाई ये क्या हो गया, अमेरिकन हम मेरे आका नहीं आ रहे। अब वो जो स्टीव विटकॉफ के बेटे आए थे, जैक विटकॉफ, जनवरी 14 को, जी जी, तब ये पंजाबी जो है हजरात सारे के सारे, शहबाज शरीफ से लेके दोनों आसिम, एक आसिम नहीं 2 आसिम, 2 चौकीदार उसके पीछे ऐसे लगे हुए थे जैसे कि बिल्ली जो है दूध को देख के और जो मच्छी को देखकर साउथ एशिया में आता है ना जी, उसी तरह बिल्ली के तरह दुम हिला रहे थे। देखिए ये मुल्क जो है, आप जब इस किस्म की घटना, आपने मेरे साथ एक नहीं ऐसे मुझे बोलना दिया, एक साइड एक आर्मी ऑफिसर लेडी बिठा दी है। मेजर साहब, अब मुझे थोड़ा सा नीचे आने में ना बड़ा मसला बन रहा है कि मैं इससे नीचे आगे कैसे बात मेजर साहब आप बोल रहे थे मैंने कमीशन आर्मी ऑफिसर, मैं अपना लेवल लो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ एक आपने थोड़े से सुनने की बहन बिठाई है जो खुद आर्मी ऑफिसर जी, सुनने की बर्दाश्त रखें। देखें हमारे बलूचिस्तान से इसी साल वरना मैं इसको सीधा कर सकता हूँ, अगर ये बहन भी होती ना मैं तो सीधा कर लेता। अरे भाई हिमांशी जी की बात को कम से कम आप इतना तो गरिमा में आप रख रहे हैं। वेल हिमांशी जी शायद अहमद मस्तिकान जी की कोई रिएक्शन देना चाह रही हूँ उस बात पे, फिर मैं मेजर शेख नदीम आप ही का रुख कर रही हूँ। जी हिमांशी जी, देखिए मस्तिकार भाई ने एक बात कही शादी की, तो हमारे यहाँ देखिए एक रिवाज होता था जो पाकिस्तान में भी होगा, बलूचिस्तान में होगा, जब शादियां होती थी नाई को भेजा जाता था कि भाई आप रिश्ता लेके जाइए, वापस आइए और ये हमारी मांगे हैं, इनको ऐसे पूरा कीजिए, शादी इस तरीके से की जाएगी, दुल्हन ऐसे रवाना होगी। तो ये मुझे बात याद आई कि गाँव में ये ट्रेडिशन बड़ा चलता था। तो मुझे लगता है इस समय जो हरकारे का काम है वो इनसे करवाया जा रहा है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। वो कहती है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वो राजा भोज ने गंगू तेली रखा हुआ है जिसका यही काम है कि आइए जाइए। तो मुझे वो बात याद आ गई थी शादी की बात से, क्योंकि हमारे गांव में ऐसे ही पहले शादियां होती थी, अब तो खैर व्हाट्सएप और बाकी चीजें चल गई हैं। दिस वाज फॉर द लाइटर नोट, नथिंग एल्स। हाँ ठीक है जी, मेजर शेख नदीम जी। देखिए मैं इनको आर्मी ऑफिसर समझ रहा था कि कमीशन ऑफिसर होंगी ये, तो मैं मस्ती खान के लेवल पे नहीं आना चाह रहा था कि भाई 2 ऑफिसर बैठे हुए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मुझे नीचे आना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हमारे इस तरह की जो ये जब बातें कर रही है ना नाई वाली, और ये बेसिकली बातें कर रही हैं मिरासियों के खानदान की, तो हो सकता है मैडम का गांव या इलाका जो है मिरासियों का हो, तो वहाँ ये लोग नाई इस्तेमाल करते हो। हम तो भाई जाते हैं, शादी हॉल होते हैं हमारे जमाने में, तो कम्युनिटी सेंटर होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स मैस होते हैं, हमें कोई नाइयों की जरूरत नहीं है। मैडम को अगर जरूरत है नाई की तो मैं यहाँ से भी भिजवा सकता हूँ, 2 नाई भिजवा दूंगी इनकी। एनीवे बात ये कि देखिए इंशाल्लाह ये ईरान की सबसे बड़ी जो हमारी अचीवमेंट है, जो ऑब्जेक्टिव था वो वी हैव अचीव्ड। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू मेंटेन सीजफायर, ठीक है, किसी तरह से टू अवॉइड इरेजर ऑफ सिविलाइजेशन, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया। जिस तरह से ट्रम्प साहब बयान दे रहे थे और जिस तरह का वो बंदा है, आपको पता है स्टबबॉर्न एटीट्यूड है, एग्रेसर है, ही कुड हैव डन। यहां तक लोगों ने एस्टिमेट कर लिया था कि ये कहीं न्यूक ना मार दे ईरान के ऊपर। We maintained peace, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जंग रुकवा दी। And I kept on saying on all the channels कि देखिए जिस तरह से ये बहन मेरी बैठी है, फौजी जानती है, टैक्टिक्स पड़ी होगी उन्हें। मेजर शेख नदीम जी, जंग रुक गई है क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर? जी अल्हम्दुलिल्लाह जंग रुकी हुई है और ईरान के ऊपर कोई बॉम्बिंग नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बॉम्बिंग नहीं है जो आवाम पर हो रही थी। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, आवाम सुकून से, हम भी सुकून से, अल्लाह का शुक्र है। आपने ईरान को मना लिया या अमेरिका को घुटनों पे ला दिया? अमेरिका को मनाया। देखिए ईरान एग्रेसर नहीं है, एग्रेसर तो अमेरिका था जो वहां से चलकर आया, और ये ब्रूटल वॉर थी जो इसके ऊपर इसने गैर जरूरी इम्पोज की थी ईरान के ऊपर। ये अमेरिका था। अल्हम्दुलिल्लाह दी मैंने हमने उसको ये वाला आप जो वो ये चुपकारा प्यार वाला काम, अगर ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने सुन ली तो अगली मिसाइल का मुंह ना पाकिस्तान की तरफ ना घूम जाए। नहीं जो सच है देखिए ना, तो इसको क्या होने वाला है, लोन नहीं मिलने वाला, वो एग्रेसर है और वो लोग की ब्लैकलिस्ट में वहां पे अटैक किया। देखिए नदीम बहुत आज बहुत टाइम ले लिया आपने। देखो
ऐसा है, आप मुझसे, आप इनसे पूछो, बलूचियों से पूछो, क्या बलूची आप पे भरोसा करते हैं? क्या पश्तून आप पे भरोसा करते हैं? कहां से कहां ले जाते हैं? क्या क्या मैं तो बात भरोसे की आपके ईरान ने बोला आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं तो मुद्दे पे रहता हूँ, मैं नैरेटिव नहीं बदलता हूँ। फिर ले जाएंगे ग्वादर पे, मेजर नदीम, मैं नैरेटिव नहीं बदलता हूँ। मेजर नदीम, मैं नैरेटिव नहीं बदलता हूँ। मैं दो नाइट भेजने की बात नहीं करता हूँ लेडीज के साथ में। अभी उस पे आ जाओ, आप असली बात पे आ जाओ। आपको बलूच क्या पसंद करते हैं या बलूच विश्वास करता है? नहीं। पश्तून करता है? नहीं। अफगानिस्तान के जो अफगानी तालिबान है वो करते हैं कि बिल्कुल नहीं। आपके ऊपर अमेरिका भरोसा करता है क्या? उनकी सीआईए ने बोल दिया बिल्कुल नहीं। सर, पाकिस्तान के क्या शिया मुस्लिम भरोसा करते हैं? उसका भी बहुत बड़ा जवाब है नहीं। शिया मुस्लिमों पर तो गोलियां चलवा दी जाती हैं। अभी मुझे आप एक बात बताओ, जब आपके ऊपर कोई बंदा भरोसा ही नहीं करता, आप ये अपना बड़े पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, अरे भाई ये सर्टिफिकेट लेके कहां से आते हो? आपके पास एक ही सर्टिफिकेट है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की फ्यूचरिस्टिक जो स्टडीज है ऑन सिक्योरिटी, उन्होंने कहा था कि 2/3 तंजीमें आतंकियों की, टेररिस्ट की, उसके दाता आप हैं। अब आपके आसिम मुनीर ने सोचा सस्ते के अंदर चापलूसी करके वर्ल्ड स्टेज के ऊपर आकर के ईरान और अमेरिका की अगर यहाँ बात करवा दें, वही जैसा कि अभी हिमांशी ने बोला नाई बन के, मैं बताता हूँ नाई क्या क्या करते हैं आपके यहाँ, कौन कौन अस्तगफिरुल्लाह आपके यहाँ निकाह जो है ना कॉमन पब्लिक में। आर्मी की बात छोड़ो, आर्मी तो पाकिस्तानी है ही नहीं, आर्मी पाकिस्तानी नहीं है। निकाह के अंदर आप लोगों के यहाँ वही लोग जाते हैं, रिश्ता ढूंढ के लाते हैं। आप भी अपने परिवार में ढूंढते होंगे। आर्मी वाले तो पाकिस्तानी है नहीं। तो छोड़ो हिमांशी की बात में मैं उस टाइम नहीं बोला आपसे। अब आप इस पे आ जाओ, चलो छोड़ो ये नाई वगैरह छोड़िए, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है मेजर नदीम, टॉपिक ये है कि आपके ऊपर ईरान बिल्कुल भरोसा नहीं करता। और आपके आसिम मुनीर ने सोचा कि मैं ईरान जाऊं, वहां पे गले मिलूं, साथ में किसको लेके गया? अरे अस्तगफिरुल्लाह, मोहसिन नकवी अस्तगफिरुल्लाह, मोहसिन नकवी को लेके गए। अरे शर्म करो, ट्रॉफी चोरी करने वालों को साथ लेके जा रहे हो और बोलते हो कि शांति का संदेशा लेके आ रहे हैं। नहीं करते, उसे चेहरा बनाने की कोशिश की गई थी। रिजवी साहब, क्या यही एक बड़ी वजह है कि खुद पाकिस्तानी भी कंफ्यूजन में है कि भाई बात किससे करनी है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से करनी है या फिर यहाँ के जो जनरल हैं उनसे करनी है? आखिर बड़ी भूमिका में है कौन? क्योंकि सब एक दूसरे से ऐसा लग रहा है कि सब मनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे फूके हुए कारतूसों का बातचीत के लिए आगे भेज दे रहे हैं। मोहसिन नकवी जिसपे कोई भरोसा नहीं करता, जिनके ऊपर खुद चोरी का तमगा लगा हुआ है। देखें, मुझसे सवाल पूछा है ना? जी रिजवी साहब, हाँ जी। बेसिकली आप मोहसिन नकवी की बात यहाँ आई है। सबसे पहले हमें देखना है कि जो लास्ट में जो इलेक्शन हुआ था वहां जी, तो उस इलेक्शन में तो अभी तक भी यही बहस होती है कि फॉर्म 45 से आओ, क्योंकि वहां जो मौजूदा हुकूमत है, जारी तौर की ये हुकूमत जो है कि उनको हराया गया है कि जो वहां अक्सरियत से जीत गए थे, और उन्हीं में एक सिक्का मोहसिन नकवी भी हैं। ये वो सिक्का है कि जो हमेशा वहां की एब्लिस्टमेंट के साथ रहा है, और इस वजह से उनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये नकवी हैं, ये शिया कम्युनिटी है, बट कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। शिया कम्युनिटी गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है। शिया कम्युनिटी तो हमेशा वहां तो बेचारे मार खाती रही है, चाहे गिलगित हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे वो हजारा कम्युनिटी हो, चाहे वो पारा चिनार हो, तो 50,000 पर बोलती है भाई, उनको नहीं है। अब उनके जो अभी हाथ इतने खून से रंगे हुए हैं इन लोगों के, अब उनका दूसरा भी एक मकसद है। वो मकसद ये है कि ईरान जो एक इस्लामिक कंट्री है, जो एक शिया कम्युनिटी है, तो वह भी ऐसी कुछ करने जा, लेकिन ईरानी वो सब तमाम है कि अब ये अब्बास अरागची के बारे में अभी हमारे नदीम भाई ये कह रहे थे कि फिर वो पाकिस्तान बाहर क्यों आ रहे हैं? भाई अभी आप ईरान की जो सियासत है, वो उस सियासत के मुकाबले में भी आप 200 साल भी पाकिस्तान में जिए और तब भी उस सियासत को आप नहीं पहुंच जाएंगे।
तब भी आप बात पूछ सकते हैं। लेकिन आपसे पहले आप एक काम करें, जो वहां के अकलियत है उनको आप हिफाजत दें। उसके बाद ये जो कटोरा है ना, कटोरा, इस कटोरों को आप अगर एक गिले बंद करेंगे, मेरे ख्याल में जो प्याज 300 रुपए किलो है वो 600 रुपए पहुंच जाएगा। जो अंडा 25 रुपए, जो एक अंडा 25 रुपए का वो 25 रुपए पहुंच जाएगा। लेकिन उसके लिए कटोरा जरूरी है। या भले ही खुद को या ईमान को या अपने पाकिस्तान को बेचने की जरूरत पड़े, उस चीज को उसको बैलेंस करने की कोशिश तो करें ना अमर मस्तिकान जी। फिर मैं एक साथ जवाब लेती हूँ मेजर शेख नदीम जी से। जी, ये कोशिशें तो की जा रही है ना पाकिस्तान की तरफ से। जी, इनके जो एक बहुत जो ज्यादा होशियार ISI के चीफ समझे जाते थे, उनका नाम था हमीद गुल। हमीद गुल जो है वो जो ये अफगानिस्तान में जो गड़बड़ में सब में ज्यादा आगे था, उसके चांसेस थे कि उसको शायद आर्मी चीफ बनना था, लेकिन उसको अमेरिका ने नहीं छोड़ा। अपना कहना यह है कि पाकिस्तान में जो भी फौज का बड़ा होता है उसको अमेरिका ही पोस्ट करता है, अमेरिका के मर्जी से वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनता है। देखें, अमेरिका की इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में। ये मौसूफ जो बैठे हुए हैं ये अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। इनके हुकूमत के तरफ से तो अमेरिका के लिए एक लफ्ज भी इन्होंने नहीं कहा कि भाई ये बमबारी आप कर रहे हैं गलत है, ये आप जो हमला कर रहे हैं टॉमोहॉक मिसाइल का जो आपने बच्चियों को मार दिया है 160, वो गलत था। ये इन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, इन्होंने ईरान का नाम बेशक लिया बार बार कि ईरान ने ये कर दिया, ईरान ने वो कर दिया, लेकिन अमेरिका का नाम भी नहीं लिया। भाई ये आप कह रहे हैं ना मेजर साहब, आपकी हुकूमत की तरफ से मुझे एक भी बता दे कि उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया हो, तो आप तो अमेरिका की दुमछल्ला हुकूमत है। देखे, पाकिस्तान के अंदर जो शख्स था जिसने कि फौज सऊदी अरब भेजने से इनकार किया था, जिसने कहा था कि हमें अमेरिका के हर जो है चीज पे नहीं जाना है, उस बेचारे को जो असल में इंतखाबात जीता हुआ है, उस बेचारे के हाल का क्या किया हुआ है, जेल के अंदर बंद करके उसकी एक आंख निकाल दी। उसने थोड़ी सी अमेरिका को आंख क्या दिखाई कि इनके जनरल जो बेगैरत है उन्होंने उसकी एक आंख निकाल दी। वो देखिए, वो भी पंजाबी है लेकिन उसमें गैरत है। उस जो गैरत वाला पंजाबी है, गैरतमंद है, उसका हाल इन्होंने ये किया हुआ है। और उसके देखे, उसको शिया हजरात बहुत पसंद करते हैं। वाकई में कह रहा हूं, मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन्होंने उसको कैसे किया हुआ है। और ये जनरल आसिम मुनीर कौन होता है कि स्याह सफेद का मालिक बन जाए। भाई आप ये मुल्क को जो तोड़ रहा है, हम नहीं तोड़ रहे हैं, मुल्क आपको जो तोड़ने वाला है उसका नाम आसिम मुनीर है। और ये जो अमेरिका जी और अमर मस्तिकान जी, आपने जैसे पूरी एक फहरिस्त तो बताई, लेकिन मुझे लग रहा है मेजर शेख नदीम की जो मुस्कुराहट है, हंसी है, उसको गंभीरता से भी नहीं ले रहे। जी, यहाँ पे हिमांशी जी कुछ कह रही है, फिर मैं रिएक्शन ले रही हूँ। जी, मैं नदीम भाई के लिए एक चीज बता दूं कि मैं 23 साल फौज में नौकरी की है। इनको शायद मैं बहुत यंग लग रही होंगी। कारगिल वॉर में भी मेरा हिस्सा रहा है और पिछले 5 साल से मैं टीवी पे सिर्फ जियोपॉलिटिक्स ही कर रही हूँ। सैल्यूट मैम। ठीक है, तो मेरे को जब आप कहते हैं कि इनको बिठा दिया है, बहन को बिठा दिया है यहाँ पे, तो सिर्फ मेरे जेंडर पे ना जाए, मेरी क्रेडिबिलिटी पे ध्यान दे। 30 साल से ज्यादा का मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी रगों में जो खून है वो लाल नहीं है, वो हरा है, क्योंकि मेरे फादर भी फौज में थे, तो मेरे डीएनए में फौज है। क्या बात है, वाह वाह। और दूसरी एक चीज मैं बता दूं, देखिए जो ये हमले हुए थे, जो 12 घंटे में 900 हमले ईरान के ऊपर किए गए थे, तो इसमें एक कंपनी है जो पेंटलियर करके जो कंपनी है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ से जो सैटेलाइट इमेजेस, खुफिया डेटा, ये सब जो दिया गया था, ये बाय डिफॉल्ट उस कंपनी ने टारगेट सेटिंग की है। और देखिए अब ईरान की तरफ से जो ये आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान ने कहा है कि अब पेंटलियर कंपनी के जो ठिकाने हैं वो भी जस्टिफाइड है, क्योंकि इन्होंने जो लास्ट जो एक ह्यूमन अटैक के लिए जो
डिसीजंस लेने होते हैं वो ह्यूमन बींग्स को लेने चाहिए। अमेरिका ने वो भी आउटसोर्स कर दिया था। तो अमेरिका इस हद तक जब सॉफ्टवेयर पर डिपेंड कर रहा है तो वो डिप्लोमेसी में कहां ही आगे ईरान के निकल पाएगा। देखिए ईरान ने तो बहुत ज्यादा जबरदस्त पटखनी अमेरिका को दे दी है और इसीलिए वो जो हम बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाहते हैं टॉक्स के लिए, बिकॉज ईरान पहली बात तो अमेरिका पे भरोसा नहीं करता, दूसरी बात वो ये समझता है कि देखिए मीडिएशन के लिए जो भी चाहिए, गांव में भी अगर झगड़ा होता है तो पंचायत बैठती है तो वो भी सीनियर होते हैं, तो जो उनको चाहिए वो सीनियर लोग चाहिए जो मीडिएट कर सके। ये कोई ऐसा छोटा मोटा झगड़ा नहीं है, दो भाइयों की भी जब लड़ाई होती है वो कोर्ट में जाते हैं। मैं इतने बेसिक पे समझाना चाह रही हूँ कि इतने बेसिक पे मैं समझाना चाह रही हूँ कि इट इज अ वेरी सीरियस अफेयर जहां पूरे विश्व की इकोनॉमी दांव पे लगी हुई है, पूरे विश्व का जो सिर्फ तेल की बात तो ऐसा लग रहा है कि ये तो अमेरिका दांव पे लगी हुई है। हाँ, ये अमेरिका की भी परिस्थिति ऐसी है कि वो बस हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि भाई तुम मुझे, मैं तबाही मचाऊं, तुम मुझे उस बीच में नोबेल पीस प्राइज के लिए बोलो, तुम आतंकिस्तान बनाते रहो और मैं तुम्हें पीस, नोबेल पीस प्राइज के लिए पीस देश के तौर पर प्रमोट करता रहूं। क्यों मेजर शेख नदीम जी? हाँ, गेम चल रहा है, ये तो मोहल्ले के बच्चों का, सारे मोहल्ले के लड़के लड़कियां गेम खेल रहे हैं। अच्छा भाई तुम ऐसे करना, अच्छा तुम ऐसे कर लेना, तुम ऐसे करना। छोटे थे ना हम, जैसे ही होता था कैसा भाई तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना, तुम पुलिस बन जाना, तुम, ये तो सब ऐसे हो रहा है। इराकची साहब रक्शे में बैठ गए और दूसरे दिन चक्कर लगा रहे हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिया के अंदर जंग रुक जो ईरानियों के ऊपर बहुत ज्यादा थी। जहां तक कंडेमनेशन की बात है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, जो कि नाइब वजीर आजम भी हैं, उन्होंने कंडेम किया अमेरिका के खिलाफ ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ। यहां तक उन्होंने बोला, असेंबली के अंदर डिफेंस मिनिस्टर ने तकरीर की, उसमें कंडेम किया। आपके फोरम से देखें, मैं यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकता, मैं भी बैठा हूं तो कोई बात है तो कंडेम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। आपने कहा कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं, जो हकीकत है ईरानी हमारे भाई है और वी कंडेम दिस ब्रूटल अटैक। और हमने कोशिश की, क्योंकि इसके पीछे इजराइल था, इजराइल ही बेसिकली, जिसके 2 दिन पहले आपके जो है वो प्राइम मिनिस्टर चले गए और जाके उनको हार पहन के आ गए, खुद भी हार फूल पहन के आ गए कि 1 हफ्ते बाद जंग खत्म हो जाएगी तो हम तीनों भाई दुनिया पे राज करेंगे। अब वो राजनाथ जो है ना वो उसमें फंस गए बेचारे सबमरीन में, ठीक है, वो सबमरीन के साथ पानी में चले गए फंस के। अच्छा अभी कोई बचा नहीं है, इंडिया गायब हो गया है, वो बिल्कुल समझ लेंगे इररिलेवेंट हो गया। उसके बाद आप हो किसकी तरफ? बड़ा हो गया, पाकिस्तान को सऊदी अरब मिल गया जो 3 गुना है पाकिस्तान से रकबे में। अच्छा सऊदी अरब मिल गया, तो दे दीजिए आप हैं किस तरफ, यही तो पूछा जा रहा है। किस तरफ हो पहले तो बता दो। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे अरगाची जो है अपने आप यहाँ पे दुम दबा के आ गया, अभी बोलते हो इजराइल जो है वो खराब है। हो किस तरफ भाई, ये तो बताओ मेरे को, किस तरफ हो आप? और रही बात अरगाची की, अरागची जो है नदीम, अरागची जब आया था ना, अभी पहली बार आया था अभी ओमान जाने से पहले, वो आपको 10 नए पॉइंट देके गया था, जिसमें आपके ना आसिम मुनीर की शक्ल देखो, अगर नैना हो सके तो वो मीटिंग वाली वो अगर फोटो दिखा दो उसकी, आसिम मुनीर की, ऐसा लगा नानी मर गई हो, उसका होश उड़ गए। उसने सोचा कुछ और था, दिया उन्होंने कुछ और, फिर बोला भाई प्लीज सोच लेना, जाते जाते एक बार फिर बता देना। अरगाची को लगा कि शायद जाते जाते पूछ लेता हूं तुम लोगों की अकल ठिकाने आई कि नहीं, अमेरिका ने कुछ जवाब दिया कि नहीं, उसमें भी आप बोल रहे हो यार धक्के खाने क्यों आ रहा है? भाई हो किस तरफ यार, ना इस तरफ ना उस तरफ, ना अमेरिका के ना अरागची के। बात ये कि मेजर शेख नदीम को बार बार खासतौर से इजराइल की बात नजर आती है, भारत के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते उसको लेकर। अरे अमेरिका तो पूरे इस युद्ध का दारोमदार खुद अपने कंधे पर ले चुका है, इतना प्रेम जता रहे डोनाल्ड ट्रंप, और आप बार बार कहते हैं आप उसी स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बन चुके हैं जनाब, आप उसी इजराइल का साथ दे रहे हैं। आखिर किस मुंह से ऐसी बातें बोलते हैं, ये मुझे लगता है सोचने वाली बात है। किस दिशा में, जरा इस बारे में सोचने वाली बात है, जरा सोचिएगा तब आगे जाइएगा। आखिर क्या मुंह दिखाएंगे आगे? आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।